हेलो, एक बार फिर एजुकेशन नॉलेज में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए इतिहास विषय के अंतर्गत भारत और समकालीन विश्व भाग 2, इसमें आपकी इकाई 1 ले रहे हैं आज। और इसमें पाठ का नाम है आपका यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए ये इसमें हम आपके लिए जितने भी इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, जोड़ियाँ हैं, उनको हम आपके लिए हल करने का प्रयास करेंगे। तो इसमें देखिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न है ये। इसमें पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है, इसमें 4 विकल्प दिए हैं, इनमें से एक विकल्प सही है, तो उस सही विकल्प का चुनाव आपको करना है। इसमें पहला क्वेश्चन है, सन 1789 में राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति की क्रांति किस राष्ट्र में हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा हो जाएगा फ्रांस में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला दूसरे नंबर का क्वेश्चन है। इसमें देखिए जर्मनी के एकीकरण का श्रेय इनमें से किसे दिया जाता है? तो जर्मनी का एकीकरण का श्रेय इनमें से किसको दिया जाता है वो आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑटो वॉन बिस्मार्क को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जब भी उसमें पूछा गया था त्रैमासिक परीक्षा में और एक खालिस्तान में आया था। अगला क्वेश्चन है, फ्रेडरिक सोर्यू कहाँ के कलाकार थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रांस। ठीक है। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, आंखों पर पट्टी बांधे हुए और तराजू लिए हुए मैला किस बात का प्रतीक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन आ न्याय। ठीक है। इसमें नीचे भी इसमें उत्तर दिया रखा है। अगला क्वेश्चन है आपका, नेपोलियन ने इटली पर हमला कब किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी नेपोलियन ने इटली पर आक्रमण या हमला कब किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1797 में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, यह कथन है, ये किसने कहा था? कथन या किसने कहा था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मैटरनिक। ऑप्शन दूसरा करेक्ट आंसर। ठीक है। इसका आंसर यहाँ भी दिया है मैटरनिक। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है, यूरोपीय सभ्यता का पालना किस देश को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूनान। यूरोपीय सभ्यता का पालना किस देश को कहा जाता है? यूनान को कहा जाता है। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, ये अभी पेपर में पूछा गया था आपका त्रैमासिक परीक्षा में, बाल्कन क्षेत्र के निवासियों को क्या कहा जाता था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्लाव। ठीक है। बाल्कन क्षेत्र में जो निवास करते थे उन लोगों को स्लाव के नाम से स्लाव कहते थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस वर्ष जर्मनी को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सन 1871 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अगला। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्रांस में सिक्कों और डाक टिकटों पर किसकी छवि अंकित की गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मारियान। ठीक है। अब मारियान एक महिला का नाम है। तो फ्रांस के जो डाक टिकट थे और फ्रांस के जो सिक्के थे उस पर मारियान की छवि लगाई गई थी। ठीक है, अंकित की गई थी। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका, मैटरनिक ने किसे सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मैथ्सनी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मैटरनिक चांसलर था, तो किसका चांसलर था? ऑस्ट्रिया का। ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रिया हो जाएगा। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका, 1848
से पूर्व इटली के किस भाग पर पोप का शासन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मध्य भाग पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस वर्ष इमैनुएल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1861 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, फ्रांस में बूर्बो वंश है जी, बूर्बो वंश ने पुनः सत्ता प्राप्त की, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वियना की संधि द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1834 में प्रसा में स्थापित हुए जॉल बेराइन का संबंध है, तो इसका संबंध किससे था? इसका संबंध था शुल्क संघ से। ये भी आया था अभी आपकी त्रैमासिक परीक्षा में क्वेश्चन। अब इसके बाद में इसके जो खाली स्थान है वो देख लेते हैं। ये तो हो गए आपके। अब इसके बाद में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें पहला क्वेश्चन है आपका, सन 1815 में नेपोलियन की हार के बाद वियना की संधि हुई, यानी नेपोलियन की हार के बाद में 1815 में कौन सी संधि हुई थी? वियना की संधि। अगला क्वेश्चन है, इटली के एकीकरण की प्रक्रिया का नेतृत्व शासक विक्टर इमैनुएल द्वितीय, इसमें भरेंगे आप विक्टर इमैनुएल द्वितीय द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मन पंचांग का मुख्य पृष्ठ, इसमें भरेंगे आप एंड्रियास रेवमान ने डिजाइन किया, यानी किसने बनाया था इसका डिजाइन? एंड्रियास रेवमान ने। ठीक है, जर्मन पंचांग का मुख्य पृष्ठ एंड्रियास रेवमान ने डिजाइन किया। ठीक है, अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका चौथे नंबर का, 1804 की नागरिक संहिता को, इसमें बनना है आपको नेपोलियन संहिता के नाम से जाना जाता है। तो जो 1804 की नागरिक संहिता थी उसका नाम क्या था? नेपोलियन संहिता के नाम से उसको जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, यंग यूरोप की स्थापना बर्न, इसमें क्या भरेंगे आप? बर्न में हुई, यानी किस में हुई? 1833 में। ये भी आपको ध्यान रखना है, सन, या तो वो स्थान का नाम पूछेगा या सन का नाम पूछेगा। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, 18वीं सदी से पहले ब्रितानी द्वीप समूह पर अंग्रेज, इसमें बनना है आपको वेल्स स्कॉट, या इसमें दो खालिस्तान आयरिश जाति समूह रहते थे। ठीक है, अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका, इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूं मैं। देखिए, इसमें पहले ही बनना है आपको, कुस्तुनतुनिया की संधि ने नेपाल को एक राष्ट्र की मान्यता दी, यानी कुस्तुनतुनिया की संधि हुई थी, उसने ने यूनान को एक राष्ट्र की मान्यता प्रदान की थी। अगला क्वेश्चन है, 1813 में फ्रांस लौटते हुए नेपोलियन को डाकिए, इसमें क्या बनना है? डाकिए के रूप में दर्शाया गया है। अगला क्वेश्चन है, फ्राइड्रिक लिस्ट अर्थशास्त्र, इसमें बनना है अर्थशास्त्र के प्रोफेसर थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ओटो वॉन बिस्मार्क के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हुआ, यानी कि ओटो वॉन बिस्मार्क के नेतृत्व में किसका? जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था। अगला क्वेश्चन है, मारियान की तस्वीर फ्रांसीसी गणराज्य का प्रतिनिधित्व करती है, तो इसमें क्या बनना है आपको? फ्रांसीसी। अगला क्वेश्चन है, रूढ़िवादी, इसमें बनना है लोकतंत्र की स्थापना में विश्वास नहीं करते थे, यानी जो रूढ़िवादी लोग थे वो लोकतंत्र की स्थापना में विश्वास नहीं करते थे। अगला क्वेश्चन है आपका, फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सोरियू ने 4, इसमें क्या बनना है? 4 चित्रों की श्रृंखला
एक श्रृंखला बनाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 1871 के बाद यूरोप में गंभीर राष्ट्रवादी तनाव का स्रोत, इसमें बनना है आपको बाल्कन क्षेत्र था, यानी बाल्कन क्षेत्र के निवासियों को क्या कहा जाता था, स्लाव। ठीक है, अगला क्वेश्चन है राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई, तो इसमें क्या बनना है आपको, फ्रांसीसी क्रांति। ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन, फ्रांसीसी क्रांति कब प्रारंभ हुई थी, तो क्या लिखेंगे आप, 1789 में। अब इसके बाद में अगले इसमें टेबल दी है, तो इसमें देखिए सही जोड़ी बनाइए। इसमें पहला क्वेश्चन है आपका, एक तरफ दिया है ए, एक तरफ दिया है बी, तो इसमें पहला क्वेश्चन है इटली का प्रमुख मंत्री, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, काबूर। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, काबूर, ये उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जर्मनी का प्रमुख मंत्री, तो जर्मनी का प्रमुख मंत्री कौन था, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑटो वॉन बिस्मार्क। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फ्रांसीसी क्रांति, तो फ्रांसीसी क्रांति आप देख सकते हैं कब हुई थी, 1789 में। ठीक है, इसका ये उत्तर हो जाएगा तीसरे का। अगला क्वेश्चन है नेपोलियन की हार, तो नेपोलियन की हार कब हुई थी, सन 1815 में, जी चौथे का उत्तर हो जाएगा। इसके बाद में जॉल वेराइन का गठन, तो इसका गठन हुआ था 1834 में, ये पाँचवें का उत्तर हो जाएगा। अब इन प्रश्नों को आपको लिखना कैसे, देखिए मैंने आपको ऐसे आपको लिखना है। प्रश्न क्रमांक 3 है जी, आप देख सकते हैं ये प्रश्न क्रमांक 3 है, इसके आंसर हमें इस प्रकार देना है। तो मैंने जोड़ियों को हमेशा क्या करते हैं आप, आमने सामने लिखते हैं। प्रश्न क्रमांक डाल लिया, इसमें उत्तर लिखा, एक तरफ ए लिखा, एक तरफ बी लिखा, इसके आमने सामने आपको लिखना है। देखिए इटली का प्रमुख मंत्री, इसके आगे डैश करके क्या आएगा, काबूर। ठीक है, दूसरा जर्मनी का मंत्री, प्रमुख मंत्री, तो इसके आगे डैश करके क्या लिखना है आपको, ऑटो वॉन बिस्मार्क। फिर अगला है फ्रांसीसी क्रांति, तो इसके आगे सही उत्तर क्या हो जाएगा, 1789। अगला क्वेश्चन है नेपोलियन की हार, तो इसके आगे डैश करके क्या लिखना है, 1815। अगला क्वेश्चन है जॉल वेराइन का गठन, तो इसका डैश करके लिखना है आपको 1834। अब इसके बाद में अगला एक, इसमें दो टेबल हैं, देखिए ए भी है आपकी दूसरी टेबल, सही जोड़ी बनाइए। ये बी है, वो ए थी। अब इसमें पहला क्वेश्चन था आपका एंड्रियास रेवमान, तो इसने क्या किया था, जर्मन पंचांग का डिजाइन तैयार किया था। अगला क्वेश्चन है आपका रक्त और लोहे की नीति, किसने चलाई थी, इसका सही उत्तर हो जाएगा बिस्मार्क। ठीक है, ये दूसरे का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मार्सेई, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यंग इटली, ये उत्तर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है वुहान फ्रीड, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यंग, ये उत्तर हो जाएगा दार्शनिक, जर्मनी का दार्शनिक। ठीक है, और देखिए इसमें चौथे का उत्तर हम नहीं दे पाए, बर्न, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, यंग यूरोप। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है फ्रैंकफर्ट की संसद, ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सेंट पॉल चर्च। ठीक है, इसको हम कैसे लिखेंगे आमने सामने, इसको भी हमें सही उत्तर ऐसे लिखना है। देखिए ऐसे प्रश्न क्रमांक डाल के ऐसे लिखना है, एक तरफ लिखना है ए और बी लिखना है, फिर इसके बाद में उत्तर लिखना है यहाँ से एंड्रियास रेवमान, तो इसके आगे डैश करके क्या लिखना है, जर्मन पंचांग। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है इसमें रक्त और लोहे की नीति, इसके आगे डैश करके लिखना है बिस्मार्क। तीसरा है मार्सेई, इसके आगे डैश करके लिखना है यंग इटली। फिर अगला है बर्न, इसके आगे डैश करके लिखना है यंग यूरोप। फिर आगे का क्वेश्चन है आपका वुहान फ्रीड, तो इसके आगे डैश करके लिखना है जर्मन दार्शनिक। अगला है फ्रैंकफर्ट संसद, इसके आगे डैश करके लिखना है सेंट पॉल चर्च। ठीक है, अब इसके बाद में अगले जो आपके सत्य हैं, तो आइए सत्यों को हल करते हैं। सत्य ऑब्लिक असत्य चयन कीजिए। ठीक है, इसमें से आपको सत्य और असत्य बताना है। तो इसमें देखिए, इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ मैं। इसमें है 1833 में वियना में एक शांति संधि का आयोजन किया गया था, तो यह सत्य है। 1813 की बात हो रही है,
तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 1815 में किया गया हुआ था। ठीक है, जो क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, 1813 में नहीं किया गया था। यदि 1813 की जगह यदि 1815 आता तो क्या हो जाता, ये सत्य हो जाता। ठीक है, लेकिन अभी ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक है, अगला दूसरा क्वेश्चन है, 19वीं सदी के मध्य इटली 10 राज्यों में बटा था, तो ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। तो 19वीं सदी में इटली कितने राज्यों में बटा था, 7 राज्यों में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लाल टोपी, तिरंगा और कलगी स्वतंत्रता और गणतंत्र के चिन्ह थे, तो ये क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1861 में इमैनुएल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित किया गया, ये सत्य हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है, इंग्लैंड में औद्योगिकीकरण 18वीं सदी के दूसरे भाग में आरंभ हुआ, तो ये क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है, आयरलैंड कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट धार्मिक गुटों में बटा हुआ था, ये भी सत्य हो जाएगा आपका। और इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए, यूनान में स्वतंत्रता संग्राम से यूरोप के शिक्षित अभिजात वर्ग में राष्ट्रीय भावना का संचार हुआ, तो ये भी सत्य हो जाएगा। अब इसके बाद में ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 8 नंबर का, गैरीबाल्डी व्यापारिक नौसेना में एक सैनिक था, तो ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, ये गलती से लिख गया है। ये क्या था, एक नौसेना में क्या था, नाविक था, तो ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक है, यानी जो गैरीबाल्डी था व्यापारिक नौसेना में एक क्या था, सैनिक लिखा है इसमें, लेकिन एक क्या था, नाविक था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जर्मेनिया जर्मन राष्ट्र का रूपक है, तो ये सत्य हो जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है आपका, 1804 की नागरिक संहिता को आमतौर पर हिटलर की संहिता के नाम से जानते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। इसको किस नाम से जानते हैं, हिटलर की जगह यदि नेपोलियन आ जाए तो ये सत्य हो जाएगा फिर। ठीक है, तो ये अभी क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। यानी 1804 की जो संहिता है उसको आमतौर पर किसके नाम से जाना जाता है, नेपोलियन संहिता के नाम से जाना जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखा है हिटलर, तो ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, इसमें एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देना है आपको। देखिए, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन है, इटली के एकीकरण के प्रमुख निर्माता कौन थे, तो इसमें इटली के जो एकीकरण हुआ था वो इसमें बहुत से लोगों का योगदान रहा था। तो सबसे ज़्यादा योगदान जूलियस मैज़िनी, शासक विक्टर इमैनुएल द्वितीय, काबूर तथा जूपेसी गैरीबाल्डी, इनका योगदान इटली के एकीकरण के प्रमुख निर्माता थे। अगला क्वेश्चन है, वियना सम्मेलन कांग्रेस की मेजबानी किसने की थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिक ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, 1871 में जर्मनी का सम्राट किसे घोषित किया गया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रूसिया के राजा काइजर विलियम प्रथम को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 1871 में नए जर्मन साम्राज्य की घोषणा कहाँ हुई, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वर्साय के हॉल ऑफ मिरर्स में। ठीक है, अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका, आयरलैंड को बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में कब शामिल किया गया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1801 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस में मारियान की प्रतिमा कहाँ लगाई गई, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सार्वजनिक चौकों और चौराहों पर। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जर्मन बलूत किसका प्रतीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वीरता का प्रतीक। ठीक है, अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका, यंग इटली और यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जूलियस मैज़िनी। अगला क्वेश्चन है, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच एक्ट ऑफ यूनियन 1707 से किसका गठन हुआ, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन।
अगला क्वेश्चन है लॉर्ड बायरन कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अंग्रेज कवि थे ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अर्थशास्त्र के प्रोफेसर फ्रेडरिक लिस्ट किस देश से थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एले क्या था? तो एले क्या कपड़े को मापने का पैमाना था, यानी इससे एले से क्या करते थे लोग, पहले कपड़ा को मापते थे। अगला क्वेश्चन है आपका निर्जातीयता क्या है? निर्जातीयता क्या है? तो इसका आंसर देखिए एक साझा नस्ली जनजाति या सांस्कृतिक उद्गम या पृष्ठभूमि जिसे कोई समुदाय अपनी पहचान मानता हो, निर्जातीयता कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला विचारधारा से क्या आशय है या का क्या आशय है? आशय समझाइए, ठीक है। कैसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन? तो इसका आंसर देखिए एक खास प्रकार की सामाजिक एवं राजनीतिक दृष्टि को इंगित करने वाले विचारों का समूह विचारधारा कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल्कन क्षेत्र में सम्मिलित देशों के नाम लिखिए। तो कौन कौन से देश सम्मिलित थे उसमें? इसमें देखिए कौन कौन से, रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, ग्रीस, मैसेडोनिया, क्रोएशिया आदि देश शामिल थे। तो यहाँ पर ये देश बाल्कन क्षेत्र के निवासी थे, उनको क्या कहा जाता था? स्लाव के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है आपका जर्मन पंचांग को कब और किसने डिजाइन किया? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है जर्मन पंचांग के मुख्य पृष्ठ को पत्रकार एंड्रियास रेवमान ने 1798 में डिजाइन किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, नेपोलियन संहिता क्या थी? तो इसका आंसर देखिए 1804 की नागरिक संहिता, जिसे आमतौर पर नेपोलियन संहिता के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है यंग यूरोप की स्थापना कब और कहाँ हुई? तो यंग यूरोप की स्थापना 1833 में कहाँ हुई थी? बर्न में। बर्न स्थान का नाम है और सन 1833 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्यूपेसे गैरिबाल्डी किस देश का निवासी था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इटली। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन है ज्यूपेसे गैरिबाल्डी कौन था? तो इसका आंसर देखिए ये ऊपर भी पूछा गया था। ज्यूपेसे गैरिबाल्डी नौसेना में एक नाविक था, नाव चलाता था ये, और उसमें सैनिक लिखा है तो ये असत्य हो जाएगा, लेकिन नहीं, यहाँ पर ये क्या था? नाविक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रांस के डाक टिकटों पर किसकी छवि अंकित थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मारियान की। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका टूटी हुई बेड़ियाँ किसका प्रतीक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आज़ादी मिलना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाज चाप कवच किसका प्रतीक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जर्मन साम्राज्य की प्रतीक शक्ति। अगला क्वेश्चन है आपका बलूत पत्तियों का मुकुट किसका प्रतीक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बहादुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है तलवार किसका प्रतीक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मुकाबले की तैयारी। अब इसके बाद में अगला है आपका क्वेश्चन तलवार पर लिपटी जैतून की डाली किसका प्रतीक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शांति की चाह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उगते सूर्य की किरणें किसका प्रतीक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एक नए युग की शुरुआत या सूत्रपात, एक ही बात होती है, एक नए युग का सूत्रपात या एक नए युग की शुरुआत, ठीक है। अब इसके बाद में इसमें 2-2 नंबर के भी क्वेश्चन हैं, तो इसमें एक एक लाइन के क्वेश्चन और हैं, तो इनको भी देख लेते हैं। निरंकुशवाद से क्या आशय है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका उत्तर देखिए निरंकुशवाद एक ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था है जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता है, ठीक है। निरंकुशवाद एक ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था है जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है जनमत संग्रह क्या है? तो इसका आंसर देखिए, जनमत संग्रह एक प्रत्यक्ष मतदान होता है। कैसा मतदान होता है जी? प्रत्यक्ष मतदान होता है, जिसके जरिए एक क्षेत्र के सभी लोगों से एक प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है। यानी जनमत संग्रह क्या होता है? एक तरह से प्रत्यक्ष मतदान होता है। तो इसमें क्या होता है, किसी क्षेत्र के लोगों से एक प्रस्ताव को, कोई भी प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला। रूढ़िवादी विचारधारा को समझाइए। ठीक है, तो इसका आंसर देखिए, रूढ़िवादी ऐसी राजनीतिक दर्शन है जो परंपरा स्थापित संस्थाओं और रीति रिवाजों पर जोर देता है और तेज बदलावों की बजाय क्रमिक धीमे धीमे विकास पर जोर देता है। यानी कि रूढ़िवादी जो लोग होते हैं वो एकदम बदलाव की स्थिति में नहीं होते हैं। उनके मतलब ये होता है कि बदलाव तो हो, लेकिन धीमे धीमे हो। ठीक है, अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। कल्पना दर्श या इसको बोलते हैं यूटोपिया क्या है? तो कल्पना दर्श या यूटोपिया एक ही बात होती है। एक ऐसे समाज की कल्पना जो इतना आदर्श है कि उसका साकार होना लगभग असंभव होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जॉल वेराइन क्या था? ठीक है, तो इसका आंसर मैं पूर्व में बता चुका हूँ। जॉल वेराइन एक शुल्क संघ था जिसकी स्थापना 1834 कब हुई थी? इसकी स्थापना 1834 ईस्वी में पिरसा की पहल पर की गई। ठीक है, यानी जॉल वेराइन क्या था? एक शुल्क संघ है जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1834 में। और किसकी पहल पर की गई थी? पिरसा की। पिरसा एक देश का नाम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, फ्रेडरिक सॉरियू कौन था? तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। फ्रेडरिक सॉरियू एक फ्रांसीसी कलाकार था जिसने 1848 में 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी। यानी ये फ्रेडरिक सॉरियू क्या था? फ्रांसीसी कलाकार था जिसने 1848 में 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी। अगला क्वेश्चन है, कार्टर प्रणाली से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर देखिए, कार्टर प्रणाली विभिन्न राष्ट्रों के बीच होने वाला समझौता था जिसका उद्देश्य पारस्परिक आर्थिक हितों की रक्षा करना एवं उन्हें प्रोत्साहन देना है। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, यंग इटली क्या था? तो इसका आंसर देखिए, यंग इटली के एकीकरण के लिए गठित एक गुप्त संगठन था। इसका गठन जूपेसे मैसिनी नामक इटली के प्रमुख क्रांतिकारी ने किया था। ठीक है जी, युवा संगठन था एक तरह से। अगला क्वेश्चन है, एक्ट ऑफ यूनियन से क्या तात्पर्य है? तो इसका आंसर देख लेते हैं। एक्ट ऑफ यूनियन से क्या तात्पर्य है? इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के मध्य माने क्या होता है? बीच में 1707 में एक्ट ऑफ यूनियन का गठन हुआ। एक्ट माने क्या होता है? कानून का गठन हुआ, जिसके फलस्वरूप यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ, जिसका प्रभाव यह हुआ कि इंग्लैंड ने व्यापारिक रूप से स्कॉटलैंड पर अपना प्रभुत्व जमा लिया। तो ये थे आपके अध्याय 1 के प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न और आंसर। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, और यदि आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और भी बहुत सारी वीडियो मेरे चैनल पर सामाजिक विज्ञान की कक्षा 9वीं 10वीं के विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध हैं, वहाँ पर आप जाकर मेरी वीडियो को देख सकते हो। धन्यवाद सभी को, मेरा नमस्कार, थैंक्स।